प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 12 में हम गणित विषय में सांतत्य तथा अवकलनीयता भाग 9 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत धारा भाग 6 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 9, जो कि इस पाठ का आखिरी भाग है। पिछले वीडियोस में हमने जाना सांतत्य क्या था, अवकलनीयता क्या थी, उनके बीच कैसे संबंध थे, और साथ ही हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और देखते हैं सबसे पहले एक परिभाषा। रॉल्स थ्योरम कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल होता क्या है? समवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको चौकोर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में A भी आएगा, B भी आएगा और उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। और कहा गया है कि ये फलन f समवृत्त अंतराल AB में संतत है तथा विपरीत अंतराल A, B में अवकलनीय है। विपरीत अंतराल क्या होता है? देखने में तो समवृत्त अंतराल जैसा ही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका जो ब्रैकेट है वो गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे फर्क ये होता है कि विवृत अंतराल AB में ना तो A आता है और ना B आता है, बल्कि इसके बीच की सभी संख्याएं आती। फलन विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है और साथ में कहा गया है FA बराबर है FB के, जहां A और B कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विवृत अंतराल AB में किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि F' बराबर है 0 के। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल AB में वह फलन संतत भी है और AB विवृत अंतराल में अवकलनीय है। साथ ही ये भी दिया गया है कि फलन का बिंदु A पर मान बराबर है फलन का बिंदु B पर मान के, और विवृत अंतराल A और B इसमें एक ऐसी संख्या C का अस्तित्व है कि जब आप फलन का अवकलज निकालते हैं और उसमें यह बिंदु C डाल देते हैं तो F' जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट फलनों के आलेख देखते हैं जो रोले के प्रमेय की परिकल्पना को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि A और B के मध्य स्थित वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या घटित हो रहा है। रोले के प्रमेय का यथायथ यही दावा है कि y बराबर fx के आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कुछ अन्य नहीं अपितु उस बिंदु पर fx का अवकलज है, और आलेख में कम से कम एक बिंदु पर प्रवणता जो है वो 0 होती है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा है,
फलन y बराबर एक्स स्क्वायर जमा 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a का मान -2 और b का मान 2 है। फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 समवृत्त अंतराल -2, 2 में संतत है और विवृत अंतराल -2, 2 में अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f का बिंदु a पर मान निकालेंगे और f का बिंदु b पर मान निकालेंगे। बिंदु a था -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 लिख दीजिए। तो -2 का वर्ग जमा 2 क्या होगा, 4 जमा 2 6। और जब आप फलन का मान निकालेंगे बिंदु b पर तो ठीक वही करना है, जहां जहां x था वहां वहां आप 2 डाल देंगे। तो f 2 पर आएगा 2 का वर्ग जमा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि f का मान a बिंदु पर और b बिंदु पर एक जैसा है, यानी पहली स्थिति जो है वो तो हमारी पूर्ण हो गई। संतत है समवृत्त अंतराल में, अवकलनीय है विवृत अंतराल में और fa बराबर हो गया है b के। अब रोले के प्रमेय के अनुसार कोई एक ऐसी संख्या होगी -2, 2 के बीच जिसके लिए f डैश c जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। fx हमारा है x स्क्वायर जमा 2, तो f डैश x क्या होगा, 2x, क्योंकि x स्क्वायर का आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 2x प्राप्त होगा और 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह अचर पद है। अब f डैश c जो है वो 2c हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x 2x था तो c की जगह 2c हो जाएगा। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा और 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में आता है, यानी विवृत अंतराल -2 और 2 के बीच में एक संख्या 0 ऐसी है जो f डैश c को 0 बनाती है, यानी रोले का प्रमेय जो है वो यहाँ सत्यापित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है और समवृत्त अंतराल AB में फलन जो है वो संतत है और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। तब अंतराल a, b जो कि विवृत है उसमें किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश c बराबर होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो यहाँ पर एक फलन है जो कि समवृत्त अंतराल से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल में वह फलन संतत है और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। तब समवृत्त अंतराल जो है उसमें तो नहीं, लेकिन विवृत अंतराल AB में किसी एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा C जिसे हम कह सकते हैं और वो इस संबंध को सत्यापित करेगी। संबंध है f डैश c बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय जो है इस पर आधारित एक फलन का आलेख देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति से स्पष्ट है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a बिंदुओं a, f ऑफ a और b, f ऑफ b के मध्य खींची गई एक छेदक रेखा की प्रवणता है। माध्यमान प्रमेय में ही कहा गया था कि विवृत अंतराल में अवकलनीय है और समवृत्त अंतराल में संतत है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा आप c, fc से खींचते हैं वो a, fa तथा b, fb बिंदुओं के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल समवृत्त जो दिया गया है 2, 4 उसमें फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सबसे पहले फलन fx परिभाषित है x स्क्वायर और किस अंतराल में संतत है, समवृत्त अंतराल 2, 4 में और विवृत अंतराल 2, 4 में अवकलनीय है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे f डैश x जो कि हो जाएगा x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन यानी 2x
जो कि अंतराल 2,4 में परिभाषित है और ये अंतराल विवृत अंतराल है। तब अब हम निकालेंगे f का मान a पर और f का मान b पर। तो f का मान a पर यानी 2 पर होगा 2 का वर्ग जो कि 4 आएगा। अब जब मैं f का मान b पर निकालूंगी तो वो क्या होगा, b का वर्ग यानी 4 का वर्ग जो कि 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f का मान a पर प्राप्त हुआ 4 और f का मान b पर हुआ 16। संबंध जो हमें सत्यापित करना है वो क्या था, f डैश c बराबर था f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। अब f डैश x था 2x तो f डैश c हो जाएगा 2c और f ऑफ b की जगह आप लिखेंगे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे f ऑफ t और b माइनस a की जगह 4 माइनस 2। कुछ नहीं किया है, a और b का जो मान है वो उनके स्थान पर रख दिया है। f ऑफ 4 आया था 16 माइनस f ऑफ 2 आया था 4 तो 16 माइनस 4 और नीचे है 4 माइनस 2 तो 16 माइनस 4 होगा 12 और 4 में से 2 गया बचा 2। जब आप 12 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 6। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार f डैश c जो कि 6 है वो बराबर हो गया किसके, 2c के। तो जब आपने ऐसा निकाला तो 2c बराबर हुआ 6 के और c बराबर हो गया 3 के। अब 3 जो है वो 2 और 4 के बीच की ही एक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 2 और 4 के बीच में आती है जो कि माध्यमान प्रमेय के संबंध को सत्यापित करती है। यानी जो फलन x स्क्वायर था वो माध्यमान प्रमेय को समवृत्त अंतराल 2,4 पे और विवृत अंतराल 2,4 पे सत्यापित करता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए प्रश्नावली 5.8 में दिए गए जितने प्रश्न हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। इन दोनों ही प्रकार में से एक ना एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में करेंगे इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम सांतत्य, अवकलनीयता, विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार निकाला जाता है वो, और साथ में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का छठा भाग। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। इसके बाद समझेंगे मीटर सेतु और उसके बाद देखेंगे पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को, उसका सिद्धांत तथा कार्य। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले विषय व्हीटस्टोन सेतु को। दोस्तों, यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसी प्रकार के परिपथ को कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ इस परिपथ में 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 हैं और ये परिपथ एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसी पूरे परिपथ में विभवांतर V एक बैटरी द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध R1, R3 तथा R2, R4 की संधियों के बीच एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि परिपथ में I धारा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त R1 से I1 तथा R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है। सेतु की संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं करती तथा बिंदु B और D समविभव होंगे। इसीलिए R3 और R4 में से भी क्रमशः I1 तथा I2 धारा ही प्रवाहित होंगी। अब बिंदु A पर किरचॉफ का संधि नियम लगाया जाए तो हमें मिलेगा I बराबर I1 जमा I2। अब परिपथ 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम यानी पाश नियम लगाने पर प्राप्त होता है 0 बराबर R1 I1 घटा R2 I2। या इसे लिख सकते हैं R1 I1 बराबर R2 I2। इसी प्रकार परिपथ 2 के लिए पाश नियम द्वारा प्राप्त होता है R3 I1 बराबर R4 I2। अब जैसा कि हमें दोनों परिपथों में किरचॉफ का पाश नियम लगाने से प्राप्त हुआ कि R1 I1 बराबर है R2 I2 और R3 I1 बराबर है R4 I2 के, जिसे हल करने पर मिलता है I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 तथा I1 बटे I2 बराबर R3 बटे R4। दोस्तों, दोनों ही समीकरणों के बाईं ओर समान राशि है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 बराबर R3 बटे R4। यही संतुलित सेतु के लिए अभीष्ट शर्त है। यदि इनमें से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात हो तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान इस समीकरण से निकाला जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे विषय मीटर सेतु की। दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें परिपथ को पूरा करने के लिए 2 भाग खुले रहते हैं, जिनमें से एक के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध तथा दूसरे के बीच एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस उपकरण में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, जिसके साथ साथ 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है। दोस्तों, इस उपकरण को मीटर सेतु के अतिरिक्त स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और यदि इसके सिद्धांत की बात करें तो यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी P बटे Q बराबर R बटे X। दोस्तों, इसका उपयोग मुख्यतः 2 रूप से किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए और दूसरा 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए। आइए अब समझते हैं कि इससे एक अज्ञात प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमने इस मीटर सेतु के एक सिरे DM के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध X लगाया है। इसके अतिरिक्त
मान लेते हैं कि यह तभी संतुलित होता है जब कुंजी बिंदु B पर आती है, यानी यह तार AB जिसे प्रतिरोध P से दर्शाया गया है, वह तार AB की लंबाई L के आनुपातिक होगा, जबकि दूसरा भाग जिसे G से दर्शाया गया है, वह तार की बची हुई लंबाई यानी 100 घटा L के आनुपातिक होगा। अब जैसा कि हम एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए जानते हैं कि इसके प्रतिरोधों का अनुपात समान रहता है, यानी P बटे Q बराबर L बटे 100 घटा L, जो बराबर होगा R बटे X के, जिसे हल करने पर X आता है R ब्रैकेट 100 घटा L बटे L। अब ठीक इसी प्रकार हम किन्हीं दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए हम पहले D M के बीच X प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसका मान हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त किया था और जो था R ब्रैकेट 100 घटा L1 बटे L1। अब यदि हम DM के बीच कोई अन्य प्रतिरोध Y लगा दें और जिसका संतुलन बिंदु तार के प्रारंभिक बिंदु A से L2 दूरी पर है, तो उसका मान लिखा जा सकता है Y बराबर R ब्रैकेट 100 घटा L2 बटे L2। दोस्तों, अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त होता है X बटे Y बराबर R ब्रैकेट 100 घटा L1 बटे L1 गुणा L2 बटे R ब्रैकेट 100 घटा L2, और जिसे हल करने पर X बटे Y आता है L2 बटे L1 गुणा 100 घटा L1 बटे 100 घटा L2। आइए अब बात करते हैं अगले विषय यानी पोटेंशियोमीटर या विभव मापी की। दोस्तों, यहाँ चित्र में एक विभव मापी दर्शाई गई है जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I गुणा R के, और जैसा कि आपको याद ही होगा कि R बराबर होता है रो L बटे A के, तो यदि R का मान हम पिछले समीकरण में रखें तो इससे प्राप्त होता है V बराबर I गुणा रो L बटे A, या इसे लिख सकते हैं रो I बटे A गुणा L। अब क्योंकि परिपथ में धारा नियत है तथा रो और A भी अचर राशि है, तो इस पूरे व्यंजक को K द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिससे V बराबर होगा K गुणा L के, या इसे लिख सकते हैं कि V तथा L समानुपाती होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ इस परिपथ में परिपथ 1 के लिए यदि देखें तो E1 बराबर होगा K गुणा L1 के, जिससे मिलता है कि E1 बटे L1 बराबर K। अब ठीक इसी प्रकार परिपथ 2 के लिए यदि लिखा जाए तो E2 बराबर होगा K गुणा L2 के, और E2 बटे L2 बराबर होगा K के। अब दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो प्राप्त होता है कि E1 बटे L1 बराबर है E2 बटे L2 के, या इसे लिख सकते हैं कि E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। यानी यदि किन्हीं दो सेलों की तुलना तार की लंबाई ज्ञात कर की जा सकती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किरचॉफ नियम के अनुप्रयोगों को, जिसमें सबसे पहले था व्हीटस्टोन सेतु, इसके बाद समझा मीटर सेतु, और अंत में पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये तीसरा अध्याय,
विद्युत धारा को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 12 में गणित में सांतत्य तथा अवकलनीयता भाग 9 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा भाग 6 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSat इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तरह पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।